आपने ये जो विषय तय किया है, ये विषय तय करना ही अपने आप में बताता है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ अब फिर से समझ रहा है अटल जी के सपनों के अनुरूप। मैं आपको पुरानी बात याद दिलाऊंगा। 1/11/2000 को अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना। ये देश के राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में जनहित का निर्णय कैसे होता है और भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता कितना व्यापक सोच रखते हैं, इसका नमूना है अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता था कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा, बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अटल जी ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा मन दिखाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, छत्तीसगढ़ के हित में निर्णय किया। यह आज के राजनीति में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि जनहित, राजनीति जनहित के लिए, राजनीति जनहित के लिए, राजनीति विकास के लिए, इससे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूं देश के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिलेगा। ये जानते हुए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी एक नए राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाकर देना। लेकिन नहीं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, कहा कि नहीं, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनना आवश्यक है। आप कल्पना करें कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या परिवर्तन आया। वो 3 साल का बड़ा कठिन दौर, जब 1/11/2000 को अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना और कांग्रेस की सरकार बन गई। मैं तुलना कर रहा हूं, याद करिएगा। 1/11/2000 से लेकर दिसंबर 2003 तक जो सरकार थी और 2018 से लेकर 2023 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, यानी इन 24 सालों में, 24 साल पूरे हुए अलग छत्तीसगढ़ राज्य को, 24 सालों में 8 साल कांग्रेस की सरकार थी और 16 साल हमारी सरकार को हुई। 15 साल का कार्यकाल, 3 कार्यकाल और ये 1 साल। आप स्पष्ट रूप से तुलना करके देखिए कि सरकारें कैसी चलती है, सरकार किस लिए। वो तो 1/11/2000 की सरकार, जिनके जेहन में वो याद होगा उस सरकार का कठिन दौर, याद ना हो तो याद करके देखिए कहां जा रहा था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में क्या भाव आ गया था। और फिर 18 में वही सरकार रिपीट हुई और 2020-21 आते 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 वो कठिन दौर 2003 से पहले फिर याद आया। क्या दुर्दशा किया उन्होंने। अटल जी के सपनों को तोड़ने का काम, छत्तीसगढ़ को क्या बना दिया था? शराब का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़, विकास अवरुद्ध, नशे का गढ़ बना दिया। यानी कहां लेकर जा रहे थे, कैसे चारों तरफ हाहाकार मचा था। उद्योगपतियों से बात होती थी, अधिकारियों से बात होती थी, अधिकारी कहते थे साहब ये सरकार रिपीट हो गई तो हमको तो छत्तीसगढ़ छोड़ के जाना पड़ेगा। उद्योगपति और व्यापारियों ने, जो यहां स्थापित उद्योग के व्यापारी थे, उनने कहा कि नहीं, उनको एक्सपांशन करना था, उन्होंने दूसरे राज्य को चुना छत्तीसगढ़ को छोड़कर। लेकिन आज विष्णु का सुशासन
और इस संकल्प के साथ कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, ये कहना हमें इसलिए पड़ा कि जो संवारने का सिलसिला 2003 से 18 तक चला, वो 18 से 23 तक उल्टी दिशा में लेकर जा रहे थे। और आज पिछले 1 सालों में जो काम हुआ है, मैं आपको हितग्राहियों की संख्या गिनाता हूं। 2 साल का पुराना बोनस 3,716 करोड़ वादा उनने भी किया था, 5 साल में नहीं दिया। हमने दिया 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़। और कैसे दिया? जो कहा था 25 दिसंबर को देंगे, यानी सरकार बनने के 12 दिन के अंदर किसानों को पैसा दिया। 3,716 करोड़ 12 लाख किसानों को। हमने वादा किया था कि 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देंगे। हमारा मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले उस फाइल पे दस्तखत करेगा। ये आंदोलन का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला था प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और तब मैंने ही ये ऐलान किया था कि हमारे सरकार के मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति करेंगे। 13 दिसंबर को शपथ लिया, 14 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में उसकी मंजूरी दे दी। और आज 9 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त जा चुकी। हमने वादा किया था किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल में खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, पैसा एक मुश्त देंगे। 24,70,000 किसानों को एक मुश्त पैसा दिया, एक मुश्त। हमने वादा किया था माताओं बहनों को महतारी वंदन की राशि देंगे, और आज 10 किस्तें 12 महीने के सरकार में 10 किस्तें माताओं और बहनों को 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में दे दिया। आप आंकड़े गिनिए, 12 लाख, 24 लाख, 9 लाख, 70 लाख। ऐसा कोई वर्ग नहीं छूट रहा है छत्तीसगढ़ का जिसको इस सरकार ने दिया नहीं है। आप कल्पना इस बात की करें कि ऐसी सरकार जो गरीबों का पक्का मकान रोके, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास देना चाहते हैं। सरकार किस बात के लिए होती है? गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए काम करे सरकार। लेकिन आपने प्रधानमंत्री आवास रोका, कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने। सरकार किस बात के लिए? अपना घर बनने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने के लिए। और इसलिए मैंने कहा, जब इतनी बड़ी संख्या के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, और आज छत्तीसगढ़ इसीलिए संवर रहा है, सड़कें बन रही है, शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया था, सड़कों के गड्ढे नहीं पट रहे थे, आज चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। गांव में, शहरों में सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रही है। आपने सही कहा, छत्तीसगढ़ संवर रहा है। चलिए, 25 दिसंबर अटल जी की जयंती शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। वो भी दिन खास ही होगा कुछ ना कुछ, और रजत वर्ष में प्रवेश कर चुका है यह छत्तीसगढ़। इस रजत वर्ष में सरकार क्या करने जा रही है जो बहुत खास हो 25 साल के छत्तीसगढ़ के लिए? अटल जी का बड़ा उपकार छत्तीसगढ़ पर रहा, जैसे मैंने बताया आपको। और अटल जी ने केवल अलग छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में एक एम्स है रायपुर में, उसे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। बिलासपुर का रेलवे जोन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और हमने उनकी स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए मेरे विभाग ने, नगरीय प्रशासन विभाग ने तय किया है कि हम
सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बनाएंगे, उसके लिए राशि जारी कर दी है और उनके जन्म जयंती पर 25 दिसंबर को उसका भूमि पूजन पूरे प्रदेश का एक साथ हम करने वाले हैं। हमने विकसित छत्तीसगढ़ इसकी कल्पना की है, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि 2047 में हमारा छत्तीसगढ़ कैसा हो और फेज वाइज उस दिशा में बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश आए, उद्योग लगे, यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार ने एक वरिष्ठ सचिव को इस काम में लगाया है दिल्ली में बिठाकर, और पर्टिकुलरली विशेष रूप से विदेशी निवेश आए। छत्तीसगढ़ की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में एक चुनौती विदेशी निवेश का है और हमारी सरकार गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है और कुछ इन्वेस्टर तैयार भी हो गए हैं, उनका काम आगे बढ़ रहा है, नए उद्योग लगेंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का विकास होगा। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना का विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार विकास में बहुत बड़ा बाधक होता है और लगातार आपने कार्रवाई देखी है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, एसीबी कार्रवाई कर रही है, ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार विकास में सबसे बड़ा बाधक है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करके विष्णुदेव साय की सरकार ठोस और मजबूत गति से आगे बढ़ रही है। दूसरी बड़ी चुनौती जो छत्तीसगढ़ के सामने है, बस्तर का नक्सलवाद। लोग अब भूल गए होंगे, पर बस्तर के लोग, सरगुजा के लोग भूले नहीं होंगे। जब हमारी सरकार 2003 में बनी तो न केवल सरगुजा, बस्तर भी नक्सलवाद से प्रभावित था, बस्तर के अलावा सरगुजा भी प्रभावित था। हमारी सरकार के रहते हमने सरगुजा को नक्सलवाद से मुक्त किया। आज बस्तर में नक्सलवाद है, बढ़ा दिया कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन हमारी सरकार बनाते समय जनता से हमने वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो तारीख बता दी है, 31 दिसंबर 2026 को न केवल बस्तर, छत्तीसगढ़, पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। और एक साल में जो आपने देखा होगा, एक साल के आंकड़े हमारे उन संकल्पों को, हमारे वादों को पूरा करता हुआ दिखाता है कि 200 से अधिक नक्सली मारे गए और सड़क में घूमते हुए नहीं, बहुत कठिन एरिया जहां पर जाने की कल्पना करना मुश्किल है, वहां घुसकर हमारे सुरक्षा बल के बहादुर जवानों ने जाकर वहां पर मारा है। और बस्तर में एक तरफ हम नक्सल उन्मूलन के दिशा में बढ़ रहे हैं तेज गति से, तो दूसरी ओर बस्तर के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। नियत नेल्ला नार योजना लेकर आए हैं। बस्तर के लोगों के सर्वांगीण विकास, सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचे। और तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम का आयोजन करके बस्तर के नौजवानों की प्रतिभा को निखारने का काम, विकास की मुख्य धारा में हमारे बस्तर के युवा जुड़े, जिनमें प्रतिभा है, क्षमता है, उनकी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन, यानी तीनों तरफ से बस्तर के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि दुनिया आए बस्तर में, बस्तर की खूबसूरती को निहारे। हमारा छत्तीसगढ़ पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से अद्भुत और अनोखा है। अनोखा है। हम जानते हैं
हमारा छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है। वनवास का 14 में से 10 वर्ष इस धरती में भगवान राम ने गुजारे हैं। पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्व का हमारा ये क्षेत्र है और इसलिए पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ के धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और इसलिए हमने पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दे दिया है। उनको रियायतें मिलेगी, पर्यटक आएंगे, पर्यटन सुविधाएं बढ़ेगी, प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, प्रदेश का विकास होगा। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो आपने सही कहा है कि संवर रहा है छत्तीसगढ़। चलिए, आपने विदेशी निवेश की बात की। आप अमेरिका भी गए थे और अमेरिका में जहां एक तरफ राहुल गांधी जाते हैं तो उनका बयान क्या होता है और आप गए तो आपका बयान क्या रहा? सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पे मैं जाना चाह रहा हूं। देश को, राष्ट्र को किस तरह से विदेशों में जाकर उसको रखने की आवश्यकता है, एक उसका पक्ष जो है सही पक्ष रखने की आवश्यकता है। और आपने ये भी कहा अमेरिका जाकर कि छत्तीसगढ़ की सड़कें जो है अमेरिका को टक्कर देंगी। टक्कर दे पाएंगी छत्तीसगढ़ की सड़कें? निश्चित रूप से इस दिशा में हम ठोस और मजबूत गति से काम कर रहे हैं। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी का पूरा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, डबल गति से राज्य में हम सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कैसे माननीय नितिन गडकरी जी आए थे, 20,000 करोड़ रुपए की सड़कें देकर गए। सीआरएफ में 1,000 करोड़ की स्वीकृति उन्होंने दी और लगातार सड़कों का विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो बात कही अमेरिका में, अमेरिका की बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हूं। देश के अंदर जहां भी जाऊंगा सबसे पहले और इसलिए मैंने अमेरिका में भी ये बात कही कि मैं अमेरिका आया हूं तो अमेरिका में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी कहूंगा, तो भारत माता की जय भी कहूंगा, भारत के यशगान ही वहां जाकर करूंगा। साहब, आज के कार्यक्रम में समय दिल की बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे सेवा सहकारी समिति के सारे प्रबंधक यहां बैठे हुए हैं। आप भी किसान पुत्र हैं, धान खरीदी चल रही है, खरीदी बढ़िया हो रही है। 31 रुपये में सरकार धान खरीद रही है, 31 कुंटल खरीद रही साहब। और वाकई किसान जो है समृद्ध हुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं। और जो किसान अपना जीवन यापन नहीं कर पाते थे वो आज ट्रैक्टर ले रहे हैं। सारी योजनाओं की शुरुआत हुई, महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई, पुरुष वंदन योजना की शुरुआत क्यों नहीं हुई? देखिए, यदि महतारियों के जेब में पैसा जा रहा है
तो पुरुष का ही बोझ कम हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से पुरुष को ही मदद मिली है कि कल उस महतारी को खर्चे का पैसा पुरुष से लेना पड़ता था, तो आज अपने से वो घर के काम में मदद कर रही है, तो वो तो पुरुष वंदन ही हुआ वो भी कुल मिला के। लेकिन साहब एक चीज है, मेरे यहां श्रीमती बैठी है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ा है। देखिए, आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है, अद्भुत है साहब। उनकी एक एक बात की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। कैसे उनको सम्मान से जीने का हक दिया, शौचालय बनवाए, हर गरीब के घर 11 करोड़ शौचालय बनवाए। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस कनेक्शन दिया। हमारी माताएं बहनें चूल्हे में बरसात में किस प्रकार से उनको तकलीफ होती थी, उस दर्द को महसूस किया। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको मदद करके माताओं और बहनों की आमदनी बढ़ाने का, उन्हें स्वरोजगार की दिशा में बढ़ने का, आत्मनिर्भर बढ़ने का। सर, पिछले 2 महीनों से धान खरीदी की सिलसिला चल रही है। मिलर्स स्ट्राइक किए, फिर आप लोग उनको मना भी लिए। परिवहन काफी धीमी है सर, और उसके वजह से सोसाइटियों में खर्च भी अधिक हो रहा है। तो इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा कि उनके जो मन में जो एक भय है, क्योंकि सुखद होने के बाद जो है शॉर्टेज जीरो करना काफी दिक्कत होती है सर, तो परिवहन अच्छा हो जाए सर आपके मार्गदर्शन में। परिवहन तेज गति से हो, इसकी सरकार ने बहुत पुख्ता इंतजाम किया है। पहली बात तो यह है, किसानों को धान बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि जितने पैमाने पर धान खरीदी इन दिनों में हुई है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये जरूर है कि धान खरीदी केंद्रों में धान का स्टॉक बढ़ा है, पर अब तेज गति से उठाव हो रहा है। किसी तरह की दिक्कत भी उठाव में अब नहीं है। सरकार ने और प्रकार के इंतजाम भी किए हैं, और इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये विष्णु का सुशासन है, किसी को तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन मिलर्स को आप ही ने मनाया, काफी रूठे हुए थे मिलर्स, और देर रात जब आपके बंगले में बैठक चल रही थी तो उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष का वीडियो आ रहा है कि नहीं, अभी समझौता नहीं हुआ है, अभी हड़ताल चलेगा। लेकिन आपने तिलिस्म कर दिखाया, मना लिया उन्हें, उन सबको। देखिए, कई दौर की बैठकें हुई है। मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी गंभीरता से राइस मिलर लोगों से, उनके एसोसिएशन से बार बार जितनी हमने बात की है, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। पिछली सरकार ने 3-3 साल तक उनको पैसा नहीं दिया था। हमारी सरकार को बने 1 साल हुआ है, 2-2 बार हमने पैसा दे दिया है मिलर लोगों को। अगले किस्त को भी देने की तैयारी हमने कर ली है 2023-24 का। तो मिलरों को पैसा हमने दिया है। उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी हमने निराकृत किया है। उनको जो शंका थी उसका समाधान किया है। उनकी अधिकांश मांगें हमने मानी है, और आखिर वो भी छत्तीसगढ़ के लोग ही हैं। और इसलिए मैंने तो सबसे कहा कि हम सब की जवाबदारी है, हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता करें, छत्तीसगढ़ की चिंता करें। ये आपकी सरकार है, सरकार के साथ मिलकर चलें, और सब लोग मिलकर चलेंगे तभी छत्तीसगढ़ का विकास संभव है। और सब लोगों ने सहमति भरी, और सब लोग अब काम में लग गए हैं। कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है। तमाम धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे वो लोग, अव्यवस्थाओं को लेकर काफी बढ़ चढ़कर वो बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस आज जिस दौर में जा चुकी है जी, जनहित से, विकास से, देश से, प्रदेश से कांग्रेस का कोई नाता नहीं है। कांग्रेस
केवल और केवल एक परिवार के हित की चिंता करने वाली पार्टी है। उन्हें की कोई मतलब नहीं है देश की जनता से। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि गरीबों का प्रधानमंत्री आवास रुके। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हो जाए। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि प्रदेश में घर घर शराब बांटने का काम किया। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि युवाओं का क्या होगा। पीएससी घोटाला किया। जिस देश में, जिस प्रदेश में युवाओं के साथ छल हो, प्रतिभावान युवाओं के साथ धोखा हो, जो आपके राज्य के भविष्य हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा जन विरोधी सरकार, राज्य विरोधी सरकार कुछ नहीं हो सकता है कि आप छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को तोड़ने के लिए काम करें, उसके लिए षड्यंत्र करें, करप्शन के लिए सिंडिकेट बनाना, योजना बनाना, सरकार के खजाने को लूटने वाली सरकार, ये पहली बार हिंदुस्तान में बना होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। चलिए एक आखिरी सवाल लूंगा मैं। अभी देखिए कि उनके तरफ के ही जिन्होंने पीएम आवास योजना का सही तरीके से वितरण नहीं हुआ तो विभाग छोड़ दिया, टीएस सिंहदेव साहब उप मुख्यमंत्री रहे, अभी वो सरकार की तारीफ भी करते नजर आए कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। मतलब अब विपक्षी लोग भी आपकी तारीफ करने लगे हैं। देखिए, आप सच्चाई को कितना छुपाएंगे, कब तक झूठ बोलेंगे। कितने, मैंने जैसे आपको बताया ना, कांग्रेस में जनहित से कोई लेना देना नहीं है। बेचारे स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने अंबिकापुर जहां के वो विधायक थे, जहां के वो राजा हैं, उस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं दे पाए थे, उसके लिए भी पैसा हमारी सरकार में गया। प्रधानमंत्री आवास के लिए चिट्ठी में उन्होंने साफ लिखा कि मेरे बार बार आग्रह करने के बावजूद मुख्यमंत्री जी ने पैसा नहीं दिया। पर आज ये विष्णुदेव साय कार वो काम कर रही है और टीएस सिंहदेव जी को धन्यवाद हमारी सरकार की, उन्होंने बड़ाई की है। पर ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र बार बार उजागर हुए हैं कि जनहित से कोई नाता नहीं, विकास से कोई नाता नहीं, नाता केवल एक परिवार से। चलिए, तो यहाँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी का, जो उन्होंने बहुमूल्य समय निकाला। अब इस मंच के जरिए उन लोगों का सम्मान करना जा रहे हैं मंत्री जी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। साथ ही हमारे दुर्ग संभाग के संवाददाताओं का भी आपके कर कमलों से उनका सम्मान हम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल का करते नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को जो देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर। जी हाँ, वो है माननीय अरुण साहू जी। आपकी उपस्थिति, आपकी परिचर्चा के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। माननीय महोदय, समय हो चला है उन तमाम बंधुओं का सम्मानित करने का